नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है 4 पीएम न्यूज टाइम के इस नेटवर्क पर। दोस्तों, उपचुनाव हुए, नतीजे हुए। आशा के अनुसार दो राज्यों में विरोधी पक्ष का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। बिहार में हालांकि आरजेडी ने बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में एक सीट हारी है और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी सीट रिटेन की है देखा जाए तो। पर एक बात तो पक्की हो गई कि बिहार के अंदर फाइट स्ट्रेट हो गई और स्ट्रेट फाइट में जो पहले भारतीय जनता पार्टी 40 में से 40 सीटें जीतकर चली गई थी लोकसभा की, या विधानसभा के अंदर भी काफी सीटें उनकी आई थी कभी, अब वो परिस्थितियां नहीं आएंगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार में तेजस्वी और नीतीश प्रयास करते नजर आते हैं। देखिए, चुनाव उपचुनाव हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, जीतेगा वो जो प्रयास करेगा। जैसे कि गुजरात के अंदर केजरीवाल प्रयास करते नजर आते हैं, कांग्रेस साइलेंट रह के किसी और स्ट्रेटेजी प्रयास करती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही प्रयास करती है, वो तारीफ करनी पड़ेगी उसको, भले मैं उसको आलोचना भी करूं तो भी इस बात का मैं उसको तारीफ करूंगा कि वो प्रयास करती है। तेलंगाना में अच्छी फाइट है, अभी शायद फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। खैर, वो अलग बात है कि टीआरएस के जीतने की संभावनाएं हैं, लेकिन फाइट टफ है वहां पर। अब जीतता कौन है जंग के मैदान में? जीतता वही है जो प्रयास करता है। जो प्रयास ही नहीं करेगा वो जीतेगा क्या? यहां पर महाराष्ट्र के अंदर जहां एक भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी खासी फाइट दी उद्धव ठाकरे ने, जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव था और वो ऋतुजा लटके जीत गई, वहां से भारी बहुमत से जीती है वहां पर। ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जीत है। ये एक किस्म से आने वाले जो बीएमसी चुनाव है, यानी कि बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हैं, उसका एक इंडिकेशन है कि आ, एक तरह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है वहां पर। एक चीज और महाराष्ट्र से निकल कर आई है कि शायद आज के न्यूज़पेपर में काफी प्रमुखता से है कि शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर फडणवीस बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव शायद उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन बीएमसी का चुनाव लोकल इलेक्शन है, हम शिंदे के साथ नहीं लड़ेंगे और हम सारी की सारी जो सीटें बीजेपी लड़ेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये पहला ऐसा इंडिकेशन है जहां पर दोनों में एक अलग इन डिफरेंसेस निकल कर आए हैं। खैर, अभी मैं बात कर रहा हूं प्रयासों की। तो जहां पर उद्धव ठाकरे बड़ा प्रयास करते आए और ऋतुजा लटके की इवन कैंडिडेचर के ऊपर बहुत सारे डाउट थे, जहां पे फडणवीस शिंदे की सरकार ने उनका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया था ताकि वो नॉमिनेशन ना फाइल कर सके। बाद में हाई कोर्ट से फाइट करना पड़ा, तब आखिरी दिन हाई कोर्ट के आदेश पर ऋतुजा लटके जो है उसका नॉमिनेशन फाइल होता है। यानी कि फाइट है, यानी कि लड़ने की क्षमता है। यानी कि दशहरा रैली जो थी उद्धव ठाकरे की, उसमें जो उनकी हुंकार थी वो सही थी कि वो लड़ना चाहते हैं। और इसलिए एनसीपी ने भी और कांग्रेस ने भी उनका अंधेरी ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में साथ दिया था। और ये पहली बड़ी फाइट थी जिसमें एक प्रकार से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीत कर आई है। और ये पहली ऐसी स्टेट फाइट थी जहां पर शिंदे ग्रुप और फडणवीस का ग्रुप जो बीजेपी का है वो हारा है यहां पर। ये एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर इसलिए है कि इसमें प्रयास हुए, इसमें कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने कोशिश की, यहां पर जमकर कोशिश की, प्रचार भी किया, बात भी की। वहीं बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो तेजस्वी काफी एग्रेसिव रहे हैं और काफी प्रचार प्रसार उन्होंने किया। एक सीट भले ही हारे, नैरो मार्जिन से हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रयास नजर आ रहे हैं। नीतीश और खास तौर से तेजस्वी दोनों सामने पर्दे पर नजर आ रहे हैं कि फाइट कर रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए महाराष्ट्र और बिहार, जिनकी कुल सीटें लगभग लगभग 88 सीटें हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर 48 सीटें महाराष्ट्र की और 40 सीटें जो बिहार की आती हैं, 88 सीटें हो जाती हैं और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और यहां पर कम से कम इन दो स्टेट्स के अंदर आपको फाइटिंग करने वाले योद्धा नजर आ रहे हैं। तेजस्वी भी नजर आ रहे हैं, नीतीश भी नजर आ रहे हैं
उद्धव ठाकरे और जो एमवीए यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें एनसीपी भी है और साथ में कांग्रेस भी है, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लड़ेंगे वही जीतेंगे। वो हार भी सकते हैं, मैंने माना कि हार भी सकते हैं, लेकिन जो लड़ेंगे नहीं वो जीतेंगे क्या। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम सीधे उत्तर प्रदेश पे जाते हैं तो वहां पर मुझे परिस्थितियां निराशाजनक अब भी दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के किले को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव कहीं से भी एग्रेसिव नजर नहीं आते। ऐसा लगता है या तो इंटेंट नहीं है, या उनके मन में निराशा का भाव है, या फिर कुछ ऐसा है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के आगे उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। हो सकता है उनकी पार्टी को मेरी ये बात चुभे, लेकिन जो जनता के सामने परसेप्शन निकल के आ रहा है, जो आभास निकल के आ रहा है, वो ये है कि आप अपने एयर कंडीशन घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, आप फाइट नहीं करना चाहते हैं, आप कहीं जाके प्रयास करते नजर नहीं आते। शायद ऐसा लगता है कि जैसा आपका मन नहीं है। जब किसी का मन नहीं होता तो सामने फिर योगी आदित्यनाथ हैं और फिर अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और उन्हें आप जैसा कमजोर प्रतिद्वंदी सामने मिल जाएगा, वो तो रौंद के निकल जाएंगे आपको, रोलर कोस्टर लेके निकल जाएंगे आपके ऊपर से, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस ढंग से पिछली विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए थे, जहां पे विश्लेषक भी बहुत सारे गलत साबित हुए हैं, वहां पर अगर नींद खुली थी अखिलेश यादव की तो आखिरी के 2 महीनों में खुली थी, उससे पहले तो मैदान में नजर नहीं आते थे। अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो आपको 24 आवर्स का पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। रोज कोई ना कोई उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, रोज उनके भाषण होते हैं, रोज उद्घाटन होते हैं, रोज एक इवेंट होता है, लेकिन अखिलेश यादव परसेप्शन ये कि कहीं नजर नहीं आते। हो सकता है मेरे कुछ उत्तर प्रदेश के मित्र कहें कि नहीं नहीं अखिलेश जी नजर आते हैं, कहीं आसपास हैं, लेकिन पूरे इंडिया में, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर हूं, तो पूरे इंडिया में जो एक इंप्रेशन निकल के आ रहा है कि आप नजर नहीं आ रहे हैं, आप इनविजिबल हैं, आपकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही है, और आप कहीं प्रयास करते भी नजर नहीं आ रहे हैं, कोशिश करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे 80 सीटें आपने सरेंडर कर दी हैं बीजेपी को, और भारतीय जनता पार्टी को अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश की प्लेटर में मिल रही हैं और कहीं कोई कोशिश नहीं करता है, तो फिर 2024 में उनको कौन रोक पाएगा। एक बात सोचिए, अगर यहां से 80 में से 70 सीटें फिर से ले जाते हैं, हरियाणा की 10 में से 8 या 9 सीटें फिर से ले जाते हैं, जैसे कि जो एक ट्रेंड है जाट वोटों का, मैं आपको पहले बता दूं कि जाट अभी भी सारे के सारे मूलतः भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हैं, चाहे वो यूपी के हों या फिर हरियाणा के हों, और शहरी क्षेत्रों से ऑलरेडी बहुत सारे वोटर जो हैं हरियाणा के अंदर वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे किसी पार्टी के द्वारा हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का किला कोई आके तोड़ देगा लोकसभा चुनाव में, मुझे वो नजर नहीं आता है। वो परसेप्टिबल एक जो लीडरशिप होनी चाहिए थी हरियाणा के अंदर, जो सामने लड़ने वाली हो, वो नजर नहीं आती है। आदमपुर के उपचुनाव में जहां पे अभी बीजेपी के विश्नोई जीते हैं, वहां भी कांग्रेस भी लड़ती नजर नहीं आई है। तो एक तरह से इस बड़ी स्टेट में, जो यूपी की स्टेट है या हरियाणा की स्टेट है, जहां तो 10 सीटें ही हैं, एक सरेंडर की स्थिति, ये आत्मसमर्पण की स्थिति आई हुई है। यहां पर कोई लड़ने वाला नहीं है, यहां पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है। चलिए मैं हरियाणा को छोड़ भी देता हूं अभी, चलो 10 सीटें बाद में देखेंगे क्या करना है उसको, शायद बाद में कांग्रेस कुछ उठेगी, कुछ करेगी, क्योंकि बाकी तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। लेकिन अखिलेश यादव का जो इनेक्शन है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रेस में नहीं है, उन्हें रेस में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है जबरदस्ती जूते बंद करके फीते कस के आ गए मैदान में, नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन वो भागना नहीं चाहते, उनको पुश करना चाहता है। मायावती वैसे भी रेस में नहीं है, मायावती एज ए पॉलिटिकल फिगर खत्म हो चुका है। अगर मायावती को ना ही काउंट किया जाए तो अच्छा है, और आने वाले दिनों में मायावती का जो बचा खुचा साम्राज्य है, थोड़ा बहुत, जरा बहुत समाप्त हो जाएगा, वो नेक्स्ट टू जीरो हो जाएगा। और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले चुनाव में, अगर विधानसभा के कभी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, या लोकसभा के अभी जो चुनाव होंगे 2024 में, तो बीएसपी कैन एक्सपेक्ट 0 सीट इन 2024। और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी अगर उनको अगर 4-5 सीटें मिल जाए तो बड़ी गनीमत समझे। हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि सो कॉल्ड बहन जी, सो कॉल्ड, मैं जानबूझ के शब्द यूज कर, सो कॉल्ड बहन जी,
वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो एयर कंडीशन घर में बैठ के राजनीति करना चाहती हैं। 1980 और 90 के फॉर्मूले से 2022 और 2024 में लड़ना चाहती हैं। दरअसल लोग बदलते हुए परिदृश्य को समझ ही नहीं पाए। लोग समझ नहीं पाए कि लड़ाई का मैदान बदल गया है। अब लड़ाई के मैदान में घोड़ों से और हाथियों से लड़ाई नहीं है, सामने तोपें हैं और टैंक हैं। तो बीजेपी तोपे और टैंक लेके खड़ी है, मायावती घोड़े पे सवार है आज भी और हाथी पे सवार है। तो अल्टीमेटली वो तो कुचल कर निकल जाएंगे और कुचल दिया है ऑलरेडी। भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी को बिल्कुल कुचल दिया, खत्म कर दिया, वो बची नहीं है। तो वो एक नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर है। और वैसे कई बहुत सारे पंडित हैं, विश्लेषक पंडित हैं जो कहेंगे नहीं ये जातियों की गणना है, उसकी जाति की गणना, ना जाने कितनी जातियों की गणना उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लगाई। यहाँ पे कुर्मी है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे ये है। अल्टीमेटली कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला, मैं आपको बताऊं। और रोलर कोस्टर की तरह एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सबको कुचलते हुए आगे चले गए और सामने किसी को इस लायक नहीं छोड़ा कि सिर उठा के बात करें। शायद मुझे लगता है कि बदलते परिवेश के अंदर जो विश्लेषक हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो अभी भी वो जाति व्यवस्था के अंदर वो क्या कहते हैं, जाट इतने हैं, ओबीसी इतने हैं, लोड इतने हैं, कुर्मी इतने हैं, ऊंची जाति इतनी है, ये इतने हैं, वो अभी भी उसी के अंदर गुम हैं। वो समझते कि सारे के सारे ये एक बंधुआ मजदूर है, तो सारे लोड एक जगह चले जाएंगे, सारे कुर्मी एक जगह चले जाएंगे, ओबीसी एक जगह चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बदल रहा है। लोग अलग नजरिए से, अलग चश्मे से चीजों को देख रहे हैं। ये तिलिस्म टूट रहे हैं, पर शायद कुछ लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। मायावती हैं जो उनसे बाहर नहीं निकलना चाहती, अखिलेश यादव भी उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आज भी वो कहीं ना कहीं यादव मुस्लिम के कॉम्बिनेशन फंसे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि धरती पर लड़ाई करने की जो प्रक्रिया है वो चेंज हो रही है। यही दुख होता है कि 80 सीटों वाला जो एक तरह से प्रदेश जो दिल्ली का रास्ता खोलता है, वो कहीं भी लड़ता हुआ नजर नहीं आता है, कहीं प्रयास करता नजर नहीं आता है। हो सकता है कुछ सपा के दोस्त मुझसे नाराज भी हों इस बात से, लेकिन कभी कभी कड़वा सच बोलना जरूरी है। 2024 के लिए अभी से नरेंद्र मोदी लगे हैं, अमित शाह लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, अखिलेश यादव सोए हैं और ऐसी गहरी नींद में जैसे उठना नहीं है। और फिर 2024 आएगा, मई का महीना होगा, शायद फरवरी मार्च में, जनवरी में उठेंगे, अच्छा 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 मुझे कुछ करना है तो मैं उठ जाता हूं। फिर वो दो चार अपना सॉफ्ट वाली स्पीचेस देंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, पर अल्टीमेटली फिर क्या होगा? वही रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो 2019 में आया था, वही 2024 में रिपीट होगा। उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे आशाएं जो हैं निराशाएं में बदल रही है। निराशा इसलिए नहीं कि हम आशा खो रहे हैं, निराशा इसलिए कि अखिलेश यादव प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है इलेक्शन लड़ने की, उनकी इच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मुश्किल से ले दे के 1.5 साल बचा है लोकसभा के इलेक्शन को, कहीं नजर नहीं आते हैं। पूरे भारत में यही इमेज है कि अखिलेश यादव इज इनविजिबल, ही इज नॉट सीन, ही इज नॉट फाइटिंग। वेयर एज उद्धव ठाकरे, भले उनकी सरकार चली गई, बट ही इज फाइटिंग। महाराष्ट्र में फाइट कर रहे हैं, विजिबिलिटी है यहां बैठ के, मैं देख सकता हूं कि वो फाइट कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे फाइट कर रहे हैं, जिले जिले में जाके अपना जन जागरण यात्रा की है उन्होंने। उसका परिणाम अंधेरी ईस्ट के चुनाव में उनको मिलता है। तेजस्वी यादव, आप जो मर्जी उनको आलोचना कीजिए, फाइट कर रहे हैं। नीतीश बाबू फाइट कर रहे हैं। जो फाइट करेगा वो जीतेगा, जो फाइट नहीं करेगा वो सरेंडर करेगा। और अखिलेश यादव के लिए एक वेकअप कॉल है ये कि 2024 के लिए 1.5 साल बचा है, जाग जाओ। अदरवाइज रोलर कोस्टर की तरह, रोड रोलर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को तो कुचलकर समाप्त किया है, अगले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को भी कुचलकर बिल्कुल फ्लैट कर देगी, खत्म कर देगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। यानी कि 5 सीटें जीतने नहीं देगी समाजवादी पार्टी को, 80 में से लिख कर रख लीजिएगा। आज आपको चेतावनी कहो या सलाह कहो, सच्चाई यही है, जो लड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन उनके अंदर वो स्पार्क नजर नहीं आता जो ममता दी में है, जो तेजस्वी में है, जो उद्धव में है, या नीतीश बाबू जिसकी बात कर रहे हैं, या इवन भूपेश बघेल जितने आज एक्टिव हैं, या अशोक गहलोत जितने एक्टिव हैं। भले उनकी लाख आलोचना हो, लेकिन एक्टिव है राजनीतिक रूप से।
लेकिन एक व्यक्ति जो इनएक्टिव है राजनीतिक रूप से, जो अब मायावती की श्रेणी में जा रहा है, वो अखिलेश यादव है। खैर, अगर इसी किस्म के इनपुट होंगे तो आउटपुट भी वही होंगे। आप जो चीज अंदर डालेंगे वही चीज प्रोडक्ट बन के बाहर आएगी। और अखिलेश यादव फिलहाल इस सीन में लोकसभा के चुनाव से करीब 1.5 साल पहले कहीं नजर नहीं आते, कहीं भी नजर नहीं आ रहे, ना प्रयास में, ना इंटेंट में। शायद सरेंडर करने के मूड में है, शायद फाइट करने की इच्छा नहीं है, शायद वो आग नहीं बची है जिसके सहारे वो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि सामने जो आर्मी है ना, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है, जो आप जरा सा मौके दीजिए वो आपको कुचल कर निकल जाएंगे। और फिर आप उनको दोष नहीं दे सकते। वो जीतने के लिए निकले हैं, आपको कुचलने के लिए निकले हैं, आपको सहारा देने के लिए नहीं। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4 PM न्यूज टाइम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।